हेलो एवरीवन। यूपी टीजीटी आर्ट के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे कलाओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट्स। प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को पृथक करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प या ब्रह्मांडी कला यानी कॉस्मिक आर्ट अर्थात देवताओं या ईश्वर द्वारा निर्मित माना गया था और मानवीय कृतियों को मानव शिल्प कहा गया था। देव शिल्प को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते थे, लेकिन भविष्य में केवल मानवीय प्रयास द्वारा बनाई गई कृतियों को ही कला की श्रेणी में रखा गया, जो वर्तमान तक जारी है। मानव शिल्प के पुनः दो भाग हुए, एककारु अर्थात उपयोगी कला और दूसरा चारु यानी शिल्प अर्थात ललित कला। यूरोप में इन्हें फाइन आर्ट्स ललित कला और क्राफ्ट्स यानी उपयोगी कला कहा गया है। उपयोगी कलाओं को ही यूरोप में उदार कलाएं भी कहा गया है। यूरोप में 18वीं शताब्दी में सौंदर्य शास्त्रियों ने कलात्मक कार्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया। सौंदर्यात्मक लक्ष्य से संबंधी कार्य ललित कला, नैतिक कार्य आचरण कला आर्ट ऑफ कंडक्ट, उपयोगी कार्य उदार कार्य एंड लिबरल आर्ट। सामाजिक संदर्भों में मुख्यतः कला की 3 धाराओं का विकास हुआ है। पहला है ललित कला, जिसे फाइन आर्ट्स इंग्लिश में कहते हैं। ये आनंद का स्रोत थे, जिसका सृजन अभिजात्य एवं समृद्ध वर्ग के लिए किया जाता था। इस कला के सृजनकर्ता मूलतः राज्याश्रित पेशेवर कलाकार थे। इस कला के विकास का इतिहास गुप्तकाल, अजंता, एलोरा, बाग तथा उसके पश्चात मुगल, राजपूत एवं पहाड़ी आदि शैलियों के अतिरिक्त बंगाल स्कूल, कंपनी शैली व आधुनिक कला में भी अभिव्यक्त हुआ है। दूसरा है लोक कला यानी फोक आर्ट। साधारणतः जन सामान्य यानी ग्रामीण या देहाती लोगों की कला जो अप्रशिक्षित और अनपढ़ लोगों द्वारा बनाई जाती थी। यह कला हमारे पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन की परंपराओं के साथ संबद्ध होकर हमारे बौद्धिक स्तर को स्पर्श किए बिना जन सामान्य के द्वारा बिना किसी आश्रय, प्रोत्साहन एवं प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से विकसित होती रही है। तीसरा है पॉपुलर कला, जिसे इंग्लिश में भी पॉपुलर आर्ट कहते हैं। यह वह कला नहीं है जो बहुत लोकप्रिय थी, बल्कि यह वह कला थी जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए वृहद रूप से उत्पादित यानी मुद्रित चित्र, पोस्टर एवं कैलेंडर आदि की जाती थी। जैसे राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए चित्रों को ओलियोग्राफी द्वारा मुद्रित कर उनकी अनेक प्रतियां बनाई जाती थी। अर्थात समाज के अभिजात्य वर्ग से ललित कला, मध्यम वर्ग से पॉपुलर आर्ट एवं देहाती वर्ग से लोक कला संबंधित रही है। ललित कला की कृतियां देखने वालों के अंदर भावात्मक, ऐन्द्रिय, बौद्धिक या आध्यात्मिक प्रतिक्रिया जागृत कर सकती है। व्यावहारिक कलाओं का प्रथम उद्देश्य कुछ उपयोगात्मक कार्य के रूप में कार्य करना होता है, जैसे पॉटरी, लोगों, विज्ञापन, इलस्ट्रेशन, कार आदि। ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करने के आधार पर कलाओं को स्थिर एवं गतिशील कलाएं कहा गया है। चित्रमूर्ति तथा वास्तु यानी स्थापत्य स्थिर कलाएं हैं। इन्हें देश सापेक्ष भी कहते हैं और ये कलाएं माध्यम आधारित कलाएं हैं। संगीत, नृत्य तथा काव्य गतिशील कलाएं हैं। इन्हें काल सापेक्ष भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है सहज एवं साधन अथवा माध्यम आधारित कलाएं। अब ये सहज एवं साधन अथवा माध्यम आधारित कलाएं क्या हैं? कला सृष्टि के साधन अथवा माध्यम के भी 2 भेद हैं। एक वर्ग उन कलाओं का है जिनकी रचना में किसी बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शरीर के विभिन्न अवयव ही इनकी सृष्टि करते हैं। इन्हें शध अथवा सहज कलाएं कहते हैं। नृत्य, गीत, कविता एवं अभिनय
इसी वर्ग में आते हैं। दूसरे वर्ग की कलाओं में सृजन के लिए कलाकार को बाहरी सामग्री की अर्थात अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी से इन्हें माध्यम आधारित कलाएं कहा जाता है। चित्र, मूर्ति, वास्तु, स्थापत्य इसी वर्ग की कलाएं हैं। वाद्य संगीत भी इसी वर्ग में रखा गया है। हीगल ने कलाओं को इंद्रियों के आधार पर दो वर्गों दृश्य कला और श्रव्य कला के रूप में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट टॉपिक है दृश्य तथा श्रव्य कलाएं क्या है। जिन कलाओं के संवेदन श्रवणेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें श्रव्य कहा गया है। काव्य तथा गीत, वाद्य इसी कोटि की कलाएं हैं। जिन कलाओं को नेत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है उन्हें दृश्य कलाएं कहते हैं। चित्र, मूर्ति, स्थापत्य तथा नृत्य इसी वर्ग में रखे गए हैं। किंतु नृत्य में एक अन्य अनुभव भी विशेष महत्वपूर्ण होता है जो हमारी मांसपेशियों की गति से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट लाइन है, जिन कलाओं में सामग्री नया रूप ग्रहण कर लेती है उन्हें रूपंकर अथवा रूपप्रद कहा जाता है। दृश्य कलाओं के वर्ग में पात्र कला, खिलौने, वस्त्रों की कारीगरी एवं आभूषणों को भी रखा जाता है, किंतु इन्हें निम्न कलाएं यानी माइनर आर्ट्स कहते हैं। केवल वास्तु, मूर्ति एवं चित्र को ही उच्च कलाएं यानी मेजर आर्ट्स कहा जाता था। अब ललित कला क्या होती है? ललित कला मतलब फाइन आर्ट। इसमें मुख्यतः दृश्य कलाओं और मंची कलाओं को शामिल किया जाता है। ललित कला शब्द अंग्रेजी शब्द फाइन आर्ट का हिंदी रूपांतरण है। फाइन आर्ट शब्द का निर्माण फ्रेंच शब्द बियोक्स आर्ट से हुआ है। यह शब्द सुंदर से संबंधित है, अर्थात उन सभी कलाओं को ललित कलाएं कहा जाता है जो सुंदर की अभिव्यक्ति करती है। भारतीय दर्शन यानी ललित स्वराज स्तोत्र के अनुसार भगवान शिव महाशक्ति रूपा महामाया से प्रेरित होकर जगत की सृष्टि करते हैं। शिव की लीला सहचरी होने के कारण महामाया को ललित कहा गया है। इसी ललिता से ही सभी ललित कलाओं की उत्पत्ति हुई है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार जनरंजन सज्जन प्रिय एहा। अनुभूत सौंदर्य के जिस पुनर्विधान से हमारी आत्मा का विकास हो, हमारा मन प्रसन्न हो, हमारी चेतना सजीव हो, वही ललित कला है। ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता होती है, अर्थात यह सौंदर्यात्मक होती है और मानव के आंतरिक पक्ष से संबंधित होती है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, नाटक, काव्य आदि की गणना ललित कलाओं में की जाती है। हीगल ने कलाओं में प्रयुक्त सामग्री तथा अभिव्यक्त होने वाले भाव की पारस्परिक उपयोगिता और संबंध का विचार करते हुए किसी कला को श्रेष्ठ और किसी को निम्न माना है। हीगल ने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है। इनका विभाजन जड़ और चेतन तत्वों के आधार पर किया गया है। वास्तुकला में जड़ तत्व अधिकतम होता है, चेतन तत्व न्यूनतम होता है, इसलिए इसे निम्न श्रेणी में रखा है। काव्य कला को उच्चतम स्थान दिया गया है क्योंकि इसमें बौद्धिक तत्व अधिकतम होता है। इसे कला जगत में हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स कहा जाता है। काव्य कला यानी अर्थ प्रधान, संगीत कला यानी ध्वनि प्रधान, ये मंची कलाएं हैं। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला ये तीनों दृश्य प्रधान होती हैं। हीगल ने समस्त विश्व की कला को 3 भागों में बांटा है। प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक वास्तुकला, शास्त्रीय यानी क्लासिकल, मूर्तिकला, स्वच्छंद यानी रोमांटिक, चित्र, काव्य, संगीत कला। यानी कि हीगल ने विश्व की कला को 3 भागों में बांटा है। पहला प्रतीकात्मक, शास्त्रीय एंड स्वच्छंद। प्रतीकात्मक को इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक, शास्त्रीय को कहते हैं क्लासिकल, स्वच्छंद को कहते हैं रोमांटिक। प्रतीकात्मक में आएगा आपका वास्तुकला, शास्त्रीय में आएगा मूर्तिकला, स्वच्छंद में आएगा चित्र, काव्य, संगीत। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।